मेरे सामने बैठे हुए काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से पहचानता हूं, जानता हूं। सभी को मेरा नमस्कार और सभी जो यहाँ पे हैं सभी को एक नए वर्ष की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वर्ष 2025 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती मनाई गई थी। इस 25 साल के छोटे से ही कार्यकाल में राज्य ने जो है अपनी एक विकासशील और सकारात्मक छवि बनाई है। इसके लिए मैं राज्य के सभी नागरिकों का धन्यवाद देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं हिलमेल की सीईओ श्रीमती चेतना रावत को रैबार के 7वें संस्करण के इस भव्य तरीके से आयोजन करने के लिए बधाई देता हूं। रैबार समय के साथ उत्तराखंड की संस्कृति, नारी सशक्तिकरण, पलायन, परिवहन जैसे मुख्य मुद्दों के ऊपर डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। ये रैबार जो है अपने आप में मैं मानता हूँ एक बड़ा ही यूनिक प्लेटफॉर्म है, एक अनोखा मंच है। आयोजन की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर एक छोटा सा उत्तराखंड को समेटे हुए है और इस कंसेप्ट को कंसेप्चुलाइज करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए मैं मनजीत नेगी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। रैबार एक ऐसा मंच है जो उत्तराखंड की प्रमुख हस्तियों को एक मंच पे लेकर के आता है। इस मंच के माध्यम से मैं पिछले 3 संस्करण में आ चुका हूँ। मैंने बहुत सारे उत्तराखंडी दोस्त बनाए हैं। इस माध्यम से मैं अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ा हूँ और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। रैबार में जो है हम हर एक वर्ष एकत्रित होते हैं और अपनी स्टेट के बारे में बात करते हैं और ज़्यादातर ये बातचीत जो होती है उसके विकास के बारे में होती है। मेरा ये मानना है कि हमें उत्तराखंड के भविष्य के बारे में चर्चा करनी चाहिए। कुछ एक तरीके से जन लखेड़ा ने भी इसके बारे में बात की, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात कर रहे थे और जो सांसद हमारे हैं अनिल बलूनी जी ने भी इसके बारे में बात की। 2047 तक भारत जो है एक विकसित राज्य बनना चाहता है, विकसित राष्ट्र बनना चाहता है। अ डेवलप्ड नेशन, दैट्स व्हाट वी वांट टू बिकम। और हम कहते हैं कि ये हमारा अमृत काल है, ये हमारा एक ऑस्पिशियस टाइम है और इसकी तरफ हम लोग दृढ़ता के साथ अग्रसर हैं। ये जो हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं उसकी जो आधारशिला है इसे हमें वर्तमान में रखनी पड़ेगी। ये आधारशिला जो है हमें भविष्य में स्ट्रॉन्ग, सिक्योर यानी सशक्त और सुरक्षित और समृद्ध बनाएगी। मेरे मन में ये सवाल उठता है कि जब ये विकसित राष्ट्र बनेगा इंडिया 2047, उत्तराखंड जो है सिर्फ उसका लाभ उठाएगा या उसके अंदर भागीदारी भी होगी उसकी। हमें जो है साथ प्रयास करना चाहिए ताकि राष्ट्र के साथ हमारी स्टेट का भी डेवलपमेंट उसी लेवल पे और उसी स्पीड के साथ में हो। और कभी कभी तो मेरा ये मानना है कि इस मुहिम के अंदर हमें भागीदारी ही नहीं बल्कि नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। ये एरिया जो है जहाँ के हम लोग हैं ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और इस राष्ट्रीय अभियान में उत्तराखंड की जो है एक अहम भूमिका होनी चाहिए। भारत और उत्तराखंड के भविष्य को हमें एक साथ जोड़ करके देखना चाहिए और हमें एक विकसित उत्तराखंड एट द रेट ऑफ 2047 की परिकल्पना करनी चाहिए। भविष्य के बारे में बात करना जो है ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, एक तरह से ये साइंस है और ये प्राचीन काल से ही काफ़ी प्रचलित है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, इन सब के बारे में आपने सुना है। नॉर्मली हम सब लोग जो है
हॉरोस्कोप्स, वर्षफल, कुंडलियाँ, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत भविष्य के बारे में पूछने के लिए। हम इसे हमारी स्टेट, हमारी कम्युनिटी, हमारे लोगों के भविष्य के बारे के बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो कोई ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, बट मैं अपनी स्टेट में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखता हूँ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। प्राचीन काल से ही जो पहाड़ी क्षेत्र है या पहाड़ रहे हैं, वो हमेशा से एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। माउंटेन्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सिंस एजेस। ये एक हमेशा ओरिजिनल थिंकिंग को इन्होंने प्रमोट किया है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमेशा लोगों ने पहाड़ की तरफ की यात्रा शुरू की है, चाहे वो शांति के लिए हो, सोच के लिए हो, चिंतन के लिए हो या मंथन के लिए हो, हमेशा लोग पहाड़ की तरफ गए। पौराणिक और प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो स्वामी विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ, ये सब लोग पहाड़ की तरफ गए थे प्रेरणा के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, सोचने के लिए। आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, महर्षि योगी, ये सब भी जो है मध्यकाल में पहाड़ों की तरफ गए थे। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो रस्किन बॉन्ड जैसे लेखक या रविन्द्रनाथ टैगोर, मार्क ट्वेन जैसे लेखक और विचारक जो है, ये लोग भी जो है पहाड़ों से इंस्पिरेशन लेकर के जाते हैं। हमारा तो वह वास है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, हम वहाँ रहते हैं। तो ये इंस्पिरेशन तो हमारे के अंदर जो है नेचुरली आनी चाहिए, ये सोच हमारी अलग होनी चाहिए। और ये सोच के कारण है जो हम एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर सोच ठीक रहेगी। हमारे इलाके से गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियाँ ओरिजिनेट करती हैं, और भी हैं। ये तीनों नदियाँ हमारे लिए पूज्य हैं और उत्तराखंड में इन सब का स्रोत है। They provide lifeline to every downstream state and citizens of this country. ये सभी राज्यों के लिए और प्रदेशों के लिए एक जीवन का स्रोत हैं। ये जो है रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों को प्रमोट करती हैं और एक तरह से हमारी संस्कृति की पहचान है। गंगा के जल की तरह ही जो विचारों का प्रवाह भी जो है मेरे ख्याल से उत्तराखंड से लेकर के नीचे की तरफ जाना चाहिए। यही चीज़ जो हमारी देन होगी, इसके बारे में हमें अलग से सोचना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। लेकिन सैनिक सीडीएस के नाते जो है एक सैनिक को हमेशा जो है सोचना पड़ता है भविष्य के बारे में, कि भविष्य में किस तरह की चुनौतियाँ आएंगी, उसके लिए जो तैयारी है अभी करनी पड़ती है। युद्ध जो है अगर जीतना होता है तो जो प्रेजेंट जनरेशन है जो लड़ रही होती है वो तो यस, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है, लेकिन बराबर का कंट्रीब्यूशन वो रहता है जिन्होंने पहले से इसकी तैयारी कराई हो, 4 साल पहले, 10 साल पहले सोचा हो कि किस तरह की चुनौती आएगी, किस तरह की तैयारी करनी है। यह हम इसलिए करते हैं कि हमें पता है कि किसी भी युद्ध में कोई सेकंड प्राइज नहीं होता, देयर इज ओनली वन विनर। कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं होता, कोई द्वितीय पोजीशन नहीं होती, एक जीतने वाले की होती है, एक हारने वाले की। विक्टर एंड वैंकेस्ड, दो ही तरह के लोग होते हैं। इसीलिए जो है फौज में हमेशा भविष्य की चर्चा ज़्यादा करते हैं और इसके बारे में हमेशा सोच विचार करते हैं। उसी प्रकार मेरा मानना है, जैसे हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष के लिए है, उत्तराखंड के लिए भी वही अमृतकाल एप्लीकेबल है। ये ऑस्पिशियस टाइम है और यही एक समय है। इफ़ वी मिस दैट बस, विल मिस इट फॉर एवर। और ये समय इसलिए भी है क्योंकि जैसे जन लखेरा बता रहे थे कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे फेवर में है, लाइक द नेशनल एवरेज। हमें विकसित उत्तराखंड 2047 के बारे में जो है सोचना चाहिए। यहाँ से जो भी हमारे और मेरे ख्याल से इस प्रकार का एक विज़न डॉक्यूमेंट या विज़न के बारे में की कल्पना करनी चाहिए। जो भी रहबार के अंदर जैसे भी सुझाव आते हैं, मेरा एक सुझाव है मंजीत से कि इन जितने भी सुझाव हैं उनका एक संकलन करके जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट को दें तो मेरे ख्याल से इसके काफ़ी फ़ायदा रहेगा।
विकसित उत्तराखंड 2047 में मेरा ख्याल है कि हमारे युवकों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया है। इन युवकों की ऊर्जा को सही गति और सही दिशा देने की ज़रूरत है। यह मार्गदर्शन जो है स्टेट के बड़े लोग दे सकते हैं। एक विकसित उत्तराखंड को जो है सुरक्षित उत्तराखंड भी होना चाहिए। हम एक बॉर्डर स्टेट हैं, फ्रंटलाइन स्टेट हैं, तो ये भी हमेशा हमारे जहन में होना चाहिए कि जो है उत्तराखंड हैज़ टू बी ऑलवेज सिक्योर एंड सेफ। फिजिकल सेफ्टी की बात नहीं, वो तो एक यूनियन सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट ना रहा, लेकिन हमें मानवीय सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी, पर्यावरण की सुरक्षा, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। ये तो रहा विजन के बारे में। अब मैं कुछ एक समय में ये बताऊंगा कि आर्म्ड फोर्सेस जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, स्पेशली उत्तराखंड के लिए क्या क्या कर रही हैं। ये सब चीज़ें मैंने पहले भी किसी एक दो मंच से बताई हैं, तो हो सकता है लोगों ने सुनी हो, बट फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आई वांट टू टेल कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहला है ऑपरेशन सद्भावना। ये जो है ऑपरेशन जो है सैनिकों को स्थानीय लोगों के साथ में जोड़ता है, और ये जो है ऑपरेशन पहले काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में प्रचलित था, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसका स्कोप बढ़ा करके अभी हमने नदर्न बॉर्डर्स में कर दिया, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्य शामिल हैं। तो अभी डेवलपमेंट फंड्स जो हैं आर्मी अपने बजट से निकाल करके स्टेट के बॉर्डर एरियाज़ की डेवलपमेंट के ऊपर लगा रही है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि पिछले साल जो है करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 41 स्कीम्स हमने बॉर्डर एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करनी शुरू की हैं आर्म्ड फोर्सेज ने। इसके अलावा एक डिफेंस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसकी अध्यक्षता मेरी मिसेस करती हैं। इन्होंने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने ये विचार किया है कि बॉर्डर एरियाज़ में जो है कोई गांव को वो लोग अपनाएंगे, एडॉप्ट करेंगे, और इसी प्रकार उन्होंने जो है नीति गांव को अपनाया है, और वहाँ के स्थानीय लोगों, गांव वालों की जो भी ज़रूरतें हैं, मेडिकल एक्सेट्रा, एजुकेशन, उस चीज़ के ऊपर वो लोग डायरेक्टली ध्यान दे रहे हैं और कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करते हैं। और इस स्कीम को अभी जो है हम और गाँवों के ऊपर भी एक्सटेंड करेंगे। इसके अलावा आप लोग को पता है हरसिल के क्षेत्र में 2 गांव थे जो 62 की लड़ाई के बाद में पीछे आ गए थे, निलांग और जडांग। उन दोनों गांवों को रीसेटलमेंट करने में भी जो है फ़ौज की अहम भूमिका रही है। और मुझे ये बताया गया है कि जो उन गांवों की ज़मीन थी जो 62 से ऑक्यूपाइड थी, आर्मी के कैंप थे वहाँ पे, और इस कारण जो है लोग वापस नहीं जा पा रहे थे। अब आर्मी ने उन कैंप्स को वैकेट कर दिया है ताकि स्थानीय लोग जो हैं अपने गांव में वापस जा सकें। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। नॉर्मली हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि जो है स्टेट से पलायन हो रहा है, लोग नीचे आ रहे हैं। ये एक पहला ओकेजन होगा कि जो कि स्टेट के लोग जो हैं वापस आगे जा रहे हैं, आगे मतलब बॉर्डर एरिया तक जा रहे हैं। चौथा इनिशिएटिव जो हम लोग ने लिया है वो हमारे फ्रेश राशंस की आपूर्ति का है। इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में कॉन्टैक्ट किया है, और वहाँ की जो कोऑपरेटिव्स हैं, सोसाइटीज़, उनके साथ में हम लोग अपने जो है फ्रेश राशंस जो हैं उनसे ले रहे हैं। तो इससे जो है स्थानीय लोगों को जो है फ़ायदा होगा, और उन्हीं से हम लोग राशन वगैरह लेंगे। इसके अलावा हमने कुछ सेमिनार्स और एग्जीबिशंस का भी आयोजन किया था ताकि कुछ लोग निवेश कर सकें हमारी स्टेट के अंदर। कि स्टेट की अभी परिस्थिति जो है स्लाइटली डिफरेंट है। पहले 6 और 8 घंटे लगते थे दिल्ली से देहरादून जाने में, अब जो है 2.5 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से एक ड्रोन टेक एग्जीबिशन का भी वहाँ आयोजन किया था, लेकिन उसने जो है ज़्यादा जोर नहीं पकड़ा। बट मैं चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन और किए जाएं। इसके अलावा उत्तराखंड में हमें पता है कि काफ़ी आपदा आती रहती है और डिज़ास्टर रिलीफ के लिए प्रॉब्लम रहती है।
तो हम चाहते हैं कि काफ़ी सारे हेलीपैड्स बने और काफ़ी सारी ALGs, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वगैरह हैं, को उसको डुअल यूज़ बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि उत्तराखंड जो है एक सैन्य भूमि भी है, तो वेटरन वेलफेयर जो है हमारे लिए हमेशा काफ़ी प्रायोरिटी रखता है। और इसी मुहिम के तौर पे हमने पौड़ी, विकासनगर और रायवाला में नए ECHS के पॉलीक्लिनिक्स खोले हैं और कुछ पॉलीक्लिनिक्स को हमने अपग्रेड किया है, जैसे क्लेमेंट टाउन और चंपावत। CSD कैंटीन की बड़ी डिमांड रहती है एक सर्विसमैन में, इसलिए जो है चिपला घाट, रानी पोखरी और रायगढ़ में CSD के एक्सटेंशन काउंटर भी खोले गए हैं।